अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेट्स टॉक अबाउट द एसिड रेन। जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उसकी पीएच भी एसिडिक होती है, दैट इज़ अबाउट 5.3 से 6 तक, और ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये एक वीक एसिड है, इसकी वजह से इसकी ऑलमोस्ट पीएच जो वो 6 तक होती है, जो कि बियरेबल है, नॉर्मल है। लेकिन जब हवा के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और ये एमिशन होता है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट पाइप होते हैं, सैलेंसर होते हैं, उनसे जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस होते हैं, या वोल्केनिक करप्शन से जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र या राख से प्रोड्यूस होते हैं, जब वो हवा में जाते हैं तो ये वाटर के साथ, जहाँ पे अगर क्लाउड्स प्रेजेंट होंगे तो ये वाटर के साथ प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में विंड जो है वो रेन की शक्ल में, फॉग की शक्ल में, स्लीट और स्नो की शक्ल में जो है वो वाटर बॉडी के ऊपर या फिर ये वैसे लैंड के ऊपर जब फॉल होंगे तो इसको कहते हैं एसिड रेन। एक ऐसी रेन जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड या जो है वो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, और ये नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेशन की शक्ल में ज़मीन पर गिरता है तो इसको एसिड रेन कहते हैं, जिसकी पीएच जो वो 5 और 5 से लेस होती है। सो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मिक्सचर ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल बोथ वेट एंड ड्राई कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो इसको कहेंगे एसिड रेन। अब इसकी हमने जो पिछली डेफिनेशन में फॉर्म्स डिस्कस की, वो दो फॉर्म्स की हमने बात की है, वेट डेपोजिशन एंड ड्राई डेपोजिशन। अब ये वेट डेपोजिशन क्या होगी, यहाँ से देखिए ये हमारी जो फैक्ट्रीज़ के एग्जॉस्ट पाइप है, यहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। अब ये अगर ब्लो करके किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे क्लाउड्स हैं, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होनी है, तो ये वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ रेन, फॉग, स्लीट और मिस्ट, स्नो, इस फॉर्म में ये ज़मीन पर आ जाएंगे तो इसको कहेंगे वेट डेपोजिशन। एक ऐसी डेपोजिशन एसिड की जिसमें ये प्रेसिपिटेट्स के साथ, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर ज़मीन पे आता है, तो इसको कहते हैं वेट डेपोजिशन। बट ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं, ये एटमॉस्फेयर में गए हैं और एक ब्लो होकर एक ऐसे एरिया में चलेंगे जहाँ पे जो है वो वेदर जो है वो ड्राई है, बारिश का मौसम नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये स्मोक के साथ या डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं, तो ये ऐसी डेपोजिशन को, एसिड की ऐसी डेपोजिशन को ड्राई डेपोजिशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन में देखा जाए, व्हेन विंड ब्लो द एसिडिक केमिकल्स in a air to an area where the weather is wet, the acid fall to the ground in the form of rain, sleet, fog, snow or mist. And this acid follows through the ground, और ये फिर ये ग्राउंड से फिर एक्वेटिक लाइफ और एनिमल को भी डिस्ट्रॉय करेगा, इफेक्ट करेगा। और ड्राई डेपोजिशन when wind blows the acidic chemical in an air to the area where the weather is dry। अगर वेदर ड्राई होगा तो फिर ये ड्राई डेपोजिशन है, एंड इफ द वेदर इज वेट लाइक इट्स मेंशन अबव तो फिर ये वेट डेपोजिशन होगी। अगर इसके सोर्सेज की, काजेज की बात की जाए तो यस, देयर आर टू सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड सोर्सेज हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज में देखें तो वोल्केनिक एमिशन, डेफिनेटली वहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिकेइंग वेजिटेशन से, वाइल्ड फायर से, बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द एनवायरनमेंट जिससे डाईमिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस होगी, और ये सल्फर का सोर्स है जो कि फिर बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। लाइटनिंग स्ट्राइक से जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड जब हवा में प्रेजेंट होंगे तो ये नाइट्रिक एसिड की शक्ल में ये जो है वो एसिडिक प्रेसिपिटेशन का सोर्स बनेंगे। मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, पावर जनरेशन प्लांट है, वो वाले पावर जनरेशन प्लांट जहाँ पे हम कोल यूज़ करते हैं, और कोल जो है ये सल्फ़र का बहुत बड़ा एक सोर्स है। दैट्स वाई ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द एसिड रेन इसको कंसीडर किया जाता है। और ऑटोमोबाइल, इनके एग्जॉस्ट पाइप से, सैलेंसर से जो धुआं निकलता है वो भी जो है वो इस एसिड रेन का सोर्स है। अब अगर इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो इसके इफ़ेक्ट डिफरेंट इकोसिस्टम के लिहाज से डिफरेंट होंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर ये फॉल करेगी रेनफॉल डायरेक्टली ये वाटर बॉडी के ऊपर, तो इस वाटर बॉडी का ये जो है वो इसकी पीएच को लोअर कर देगी, और ये जो लोअर पीएच होती है लेस देन 5 होती है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जो लेस देन 5 है, मोस्ट ऑफ द फिश कैंट हैच
और ये जो लोअर पीएच होगी, ये अडल्ट फिश भी इससे डाई हो सकती है। तो ये देखें, ये जो वाटर पोल्यूशन इस एसिडिक रेन की वजह से हुई है, इसकी वजह से ये देखें ये फ़िश यहाँ पे सारी जो है इसकी डेथ हो चुकी है। ये डेड फिश यहाँ पे नज़र आ रही है। इसकी वजह से जो है वो एसिड रन ऑफ की वजह से कैचमेंट एरिया से जो आएगा उससे बायोडाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है। डेफिनेटली ये वेजिटेशन सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये फ़िश की डिफरेंट स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी होती ये है कि ये डिफरेंट इसकी स्पीशीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो वो रिड्यूस हो जाएगा। इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट, यस, ये वेजिटेशन के ऊपर जब गिरेगी तो ये इसके बार को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसके लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये देखें, ये राइट साइड पे जो पिक्चर है इसमें ये सारी लीफ जो इसके फोलियर वेजिटेशन की फोलियर पे पार्ट है, ये सारा ये इसने डिस्ट्रॉय किया हुआ है और ये बार को भी डैमेज कर देगी और जो इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। और जब इसकी डैमेज हो जाएगा ये सारा तो इसके ये डिजीज़ अटैक भी जो है वो ईजिली इसके ऊपर हो सकता है। इफेक्ट ऑन द सॉइल, ये सॉइल को भी इस तरह से क्रिस्टली या चिलेटेड सा बना देगा। हाई इम्पैक्ट ऑन द सॉइल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि सॉइल के अंदर यहाँ पे जो है वो ये वेजिटेशन की वजह से, वेजिटेटिव मैटर की वजह से, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं। तो ये माइक्रोब जो सॉइल फाना है और फ्लोरा जो ये सारा इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी वजह से डिफरेंट इंजाइम्स जो होंगे वो, क्योंकि इंजाइम्स की मदद से इस वेजिटेशन को डिके करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, तो ये इनकी डिकम्पोजिशन जो है डिफरेंट इंजाइम्स की वजह से वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट आल्सो हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द सॉइल। वेजिटेशन कवर एंड प्लांटेशन, यस, एसिड रेन डैमेजेस हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ये सारे भी इससे डैमेज हो चुके हैं एसिडिक फॉग और क्लाउड्स से। इफेक्ट ऑन द आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग, अगर ये डिफरेंट आर्किटेक्चर के जो स्कल्पचर बने हुए हैं ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये यहाँ पे देखें तो राइट साइड पे ये जो है वो ताजमहल की पिक्चर है जो कि ये से मार्बल से बना हुआ है और यहाँ पे देखें इसकी भी ये पिक्चर। और ये अब ये एसिड रेन से इसकी जो है डिस्ट्रक्शन होके ये सारा इस तरह से इसकी सारी ब्यूटी जो है वो ख़राब हुई पड़ी है। तो ये मॉडर्न बिल्डिंग्स, कार्स, एरोप्लेन, स्टील ब्रिजेस, पाइप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे इररिप्लेसेबल डैमेज टू द बिल्डिंग एंड हेरिटेज। इफेक्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ, ये इसमें दो तरह से हो गए, हमने अभी पढ़ा इसके कि वेट डेपोजिशन है या ड्राई डेपोजिशन। अगर ये वेट डेपोजिशन होगी तो ये विजिबिलिटी को कम करेगी। इस तरह से विजिबिलिटी कम हो रही है बारिश के दौरान तो ये देर आर मच चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, इंजरीज एंड डेथ। लेकिन ये वेट डेपोजिशन जो है वो ह्यूमन को दूसरे तरह से इससे सिस्टम के अंदर नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं ये दाखिल होगी। लेकिन जब ये ड्राई डेपोजिशन होगी तो ये गैशियस पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और हमारे हार्ट और लंग्स को जो है वो ये इफ़ेक्ट करेंगे। हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है? डेफिनेटली कोई भी पोल्यूशन है, कोई भी इस तरह का डिज़ास्टर चीज़ है तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसके जो सोर्सेज हैं उनको लिमिट करने हैं। हमें अगर इसमें है कि हमारी फैक्ट्रीज से या व्हीकल से जो एमिशन है गैसेस का वो इसका बहुत बड़ा सोर्स है, तो हमने इसको जो है वो रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम दो चीज़ें हैं, अगर हम फैक्ट्रीज़ में बात करेंगे तो उनके जो एग्जॉस्ट पाइप होंगे, जो उनके फ्यूम्स के लिए पाइप होंगे, उनमें हम स्क्रबर्स यूज़ करेंगे। और ये स्क्रबर्स क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये अगर इसका बॉयलर है तो ये बॉयलर से जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पे ये इसके अंदर फिट किया हुआ है जिसमें जो है वो CaO और वाटर है, यहाँ पे इनकी प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे फॉल हो रहे हैं या वेपर जो है वो ऐसे नीचे आ रहे हैं। अब ये गैसेस इससे जब हाईली ऐसे राइज होंगी तो ये गैसेस इनके साथ कार्बन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड्स के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ़र जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और ये सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैल्शियम सल्फेट बना देगा। और ये कैल्शियम सल्फेट के डिपॉजिट जो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे और इसके बदले में जो ये एयर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी तो ये ट्रीटेड होगी, ट्रीटेड फ्लू गैस है, यहाँ से जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो है वो रिमूव हो गए। और ये सल्फ़र के ऑक्साइड जब रिमूव हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हवा के अंदर जो है वो विद प्रेसिपिटेशन सल्फ्यूरिक एसिड बनने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 95% तक एलिमिनेट हो गए। पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ भी इस तरह से शिफ्ट यूज़ करती हैं इस कोल वगैरह को, तो हम अगर उसका भी रिड्यूस कर दें और उनकी जगह पे कुछ और जो है वो जनरेशन के लिए जो नेक्स्ट कंट्रोल मेजर हम देखेंगे तो हम वो स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
Similarly, NOx emission from the automobile fossil fuels combustion are mitigated upon by using catalytic converter. ये catalytic converter एग्जॉस्ट पाइप की गाड़ी के silencer के अंदर यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इसको जो कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन गैस के अंदर, और ये नाइट्रोजन गैस जो है वो हवा के अंदर ये तो 78% तक है और ये कोई टॉक्सिक नहीं है। तो इस वजह से ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। रिस्टोरिंग डैमेज इन्वायरमेंट, हमने अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है, आइदर इट्स एक्वेटिक होगा या हमारे पास लैंड या हमारे ये गार्डन है, तो हम इसको लाइमिंग करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये लाइमिंग हो रही है यहाँ पे एरोप्लेन पे, ये वाटर बॉडी है, तो ये अगर एसिडिक से इफेक्ट है तो ये जो लाइम होगा CaO, ये इसकी जो pH को जो है वो रेज़ करने में हेल्पफुल होगा। यहाँ पे ये जो हमारी जो ये सॉइल है, यहाँ पे फार्म है, ये फार्म के ऊपर भी विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर यहाँ पे ये लाइमिंग की जा रही है। लाइमिंग एसिड जो है वो एसिडिक सरफेस में वाटर बैलेंस और एसिडिटी को कंट्रोल करता है, बट ये लाइमिंग जो है वो मच एक्सपेंसिव मेथड है एंड इट शुड बी डन रिपीटेडली। ये बार बार हर क्रॉप के साथ करना पड़ता है। हमने अभी इसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे पास पावर जनरेशन हैं, वहाँ पे ये इसके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र की ज़्यादा एमिशन होती है। तो हमने क्या करना है, अगर उसके कंपैरेटिवली हम कोई अल्टरनेट एनर्जी का सोर्स लाइक विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, इनको हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे पास इन गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा। सो वी हैव टू गो फॉर द ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और इनको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये देखें यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्स देखें, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे देखें आप फ्यू जो है वो बसेज आपको नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली इनसे अगर बसेज कम होंगी तो उनसे एमिशन कम हो जाएगा। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज, जैसे हम अगर हमारे पास जो होम अप्लाइंसेज है, जैसे इन्वर्टर हमारे पास है AC का, तो अगर हम उनको यूज़ करेंगे, एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज की तरफ चले जाएंगे, तो ये हमारे पास पावर जनरेशन जो है वो उसके यूज़ कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम इसको लिमिट कर लेंगे। यूज़ ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स ऐसी कारें होती हैं जिनके अंदर बैटरी भी होती है और फ्यूल टैंक भी होता है। हम फ्यूल टैंक को भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हमारे पास लिमिटेड हमने इसका यूज़ करना है तो हम उससे जो है वो बैटरी को चार्ज करके इससे भी इसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम विद इन जो है अर्बन एरियाज़ इसके साथ ही मूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के से हमने यूज़ करने फ्यूल टैंक वगैरह, इसकी जो लिमिटेशन हो जाएगी। फर्दर इसके बारे में बेटा कोई क्वेश्चन होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।